आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में धूल के कण और बादल मौजूद थे और इस धूल के कण और बादल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी मौजूद था। और यह धूल के कण और बादल अंतरिक्ष में बहुत तीव्र गति से गति करते थे और इन्हें गति करते करते लगभग लाखों साल लग गए। और यह धूल के कण और बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक केंद्रित होकर इकट्ठा होने लगे और एक दूसरे से जुड़ने लगे और सिकुड़ने लगे और इनके आसपास के सभी गैस इकट्ठा होने लगे और तापमान भी बढ़ने लगा और तापमान बढ़ने के कारण यह विस्फोट हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण इसमें से ऊर्जा उत्पन्न होने लगा और यह दहकता हुआ आग का गोला बना। इस प्रकार जन्म हुआ हमारे सूर्य का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही अधिक हो गया, जिसके कारण आसपास के सभी छोटे बड़े धूल के कण, बादलों में मौजूद गैस, घूमता हुआ चट्टान आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और बहुत से छोटे बड़े कण आपस में मिलकर एक एक गोले का आकार धारण करने लगे और इस तरह जन्म हुआ हमारे सौरमंडल का। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में से एक है। जन्म के समय हमारी पृथ्वी आग में झुलस रही थी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी में मौजूद भारी पदार्थ जैसे लोहा, कॉपर केंद्र में जमा होने लगे, जिससे पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण किया। लेकिन इसी समय के दौरान एक दिन एक धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी के कुछ हिस्से अंतरिक्ष में बिखर गया और बिखरे हुए हिस्से से निर्माण हुआ हमारे चंद्रमा का। शुरुआती अरबों साल तक हमारी पृथ्वी शांत थी। लगातार एस्टेरॉयड के टक्कर से इसकी सतह पिघली हुई चट्टान की तरह दिखाई देने लगी। वहाँ ना तो महासागर थे और ना तो वायुमंडल में ऑक्सीजन। धीरे धीरे एस्टेरॉयड का गिरना कम होता गया और पृथ्वी की सतह ठंडी होकर ठोस रूप धारण करने लगी। शुरुआती दौर में ज्वालामुखी से बहती लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाली वाष्प नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया। वायुमंडल में मौजूद वस्तु बादल बनने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। करोड़ों साल हुए बारिश की वजह से यह पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी और इसी तरह जन्म हुआ हमारे महासागरों का। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का जलफैल होना शुरू हुआ। पानी में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिलकर अमीनो एसिड का निर्माण किए। तकरीबन 3.5 अरब साल पहले पानी में नील हरित शैवाल जैसे पौधे पनपने लगे और यह सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करते गए। इस प्रकार हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी आ गया था। इसके कुछ वर्षों बाद प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीव आने लगे। एक कोशिकीय जीव के बाद धीरे धीरे जटिल जीव भी आने लगे। करीब 60 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन ओशियन में बहुकोशिकीय जीव फले फूले। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ऑर्डोविशियन काल के समुद्र में रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों का वर्चस्व था। करीब 43 करोड़ साल पहले जबड़े वाले मछलियों का विकास हुआ। उसके बाद तकरीब 40 करोड़ साल पहले लंगफिश और शार्क जैसे मछलियों का विकास हुआ। 33 करोड़ साल पहले कुछ प्राणियों ने समुद्र से निकलकर धरती पर आए और इस तरह वे उभयचर बन गए। 30 करोड़ साल पहले पर्मियन पीरियड में पहला जीव यानी कि रेप्टिलिया का आगमन हुआ। त्रियासिक युग यानी इस युग में प्रारंभिक डायनासोर आकार में छोटे और तेज थे। जुरासिक पीरियड में जमीन पर विशालकाय डायनासोर डिप्लोथेकस ब्राचियोसोरस विचलन करते हुए दिखाई दिए। तकरीबन 14 करोड़ साल पहले 50 फीट लंबे पंख वाले टेराडॉन का विकास हुआ। यह उड़ने वाली पहली मांसाहारी प्राणी थी। क्रिटेशस युग यानी इस युग में टीरेक्स, एनकाइलोसोरस रेक्स जैसे प्राणी इस धरती पर आए। यह डायनासोरों का राज था। आज से लगभग 13 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोरों का राज चल रहा था। बहुत बड़े बड़े विशाल आकार के डायनासोर राज कर रहे थे। इनमें से कोई शाकाहारी था तो कोई मांसाहारी था। अब तक धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए थे। धरती बहुत ही हरी भरी हो चुकी थी। जानवर बहुत ही खुशहाली से रह रहे थे, मानो ऐसे जैसे खुशी का सदा बहार छाया हो। पक्षियाँ नीले आसमान में चहचहा रही थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं। जानवर इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहे थे तो कोई भोजन कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुदरत का करिश्मा कुछ और ही चाहता था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाज़।
जब यह सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता ही रही थी, तभी एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह के बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब धरती पर से शायद डायनासोरों का अंत नहीं होता अगर यह हमारे प्यारे उपग्रह चंद्रमा से जा टकराता, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नज़दीकी से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही लाखों जीव इस आग के दहकते हुए गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसके भयानक गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ही समय में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन में जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और इसकी टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के कण में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता से भूकंपीय लहरें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिए थे, जिसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश होना शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर दायरे में आने वाला हर एक जीव जलकर राख हो चुका था। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी प्रलय से तो बच गए थे, लेकिन यह तो महाप्रलय की एकमात्र शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल पत्थर अंतरिक्ष में उड़ गए थे, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में बरसने लगे। साथ ही एक बहुत बड़ा धूल का काला तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिससे पृथ्वी पर सूर्य का रोशनी पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी लगभग जलकर भस्म हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट वाली जगह से कोसों मील दूर थे, वे भी इसके भयानक गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था, इस महाप्रलय में लाखों की संख्याओं में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी लगभग जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भी भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका, जिसके कारण उन्हें भी अपना जान त्यागना पड़ा। लेकिन उस समय यह महाप्रलय किसी जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोरों का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। यह अधिक गर्मी से बचने के लिए जमीन में रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा और धरती पर जो 5% जीव बचे थे, उनमें एडेप्टर रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड्स को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छिद्र
जिसे हम फॉरमन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो मैमल्स की प्रजाति आई, अब वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक पास ले गई। यह वही भूमि स्थल है जहां आज हम लोग रहते हैं, यानी कि भारत, जो एशिया और महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इनके टकराने से हिमालय जैसी पर्वतमाला खड़ी होने लगी, जिसे आज हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वतमाला इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। ओलिगोसीन एपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे, जंगल झाड़ी घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम लोग देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे, लेकिन परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाला मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गया। यहीं इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स, यानी कि हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार। हमारे पूर्वज कहलाते हैं पैरोलापिथेकस और हम इंसानों की शुरुआत इन्हीं से हुई। यह पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे और ज़्यादा वजन हो जाने के कारण यह एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं जा पाते थे, जिससे यह झूलते रहते थे और कभी कभी यह अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे और चल भी सकते थे। इनके चलने का इतिहास सबसे पहले ज़मीन पर नहीं बल्कि पेड़ों के टहनियों पर है। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और तो कुछ गोरिल्ला में विकसित हुए और तो कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए और वह पूरे अफ्रीका में फैल चुके थे। बारिश के बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए थे, जिनका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। इनके खाने के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, जिससे यह खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर पैर रखने लगे। ये आर्डिपिथेकस रेमडस, ये हमारे सबसे अच्छे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज हम इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे की तरह था और लंबाई 4 फीट तक था। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार साल विकास क्रम के बाद यह दोनों पैरों पर चलना शुरू कर दिए। 23 लाख साल बाद हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था और ये हैं होमो हैबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में प्रयोग किया। समय बीतने के साथ ही अब समूहों में अन्य जानवरों का शिकार करने लग गए थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे पहली और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खोज थी। उन्हें यह गर्मी, रोशनी और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार बढ़ना भी शुरू हो गया था। इन्होंने आग पर मांस पकाना भी सीख लिया था। आग पर मांस पकाने का मतलब इनके मांस खाने में कम ऊर्जा खर्च होने लगा और यही ऊर्जा उनके मस्तिष्क को बढ़ाने लगा, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज की तरह हम इंसानों ने अपना रूप ले लिया था, यानी कि अब हम इंसानों ने बोलना शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से हम एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते थे या कोई जानकारी हम एक दूसरे को शेयर करते थे या दर पीढ़ी दर पहुंचाते थे। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, यानी कि होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले हम इंसान कहीं भी जा सकते थे। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और भी बड़ा कर सकते थे और इंसानों की दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीज़ों से बचे हुए थे जिसकी वजह से बानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपनी चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान अपने हर एक हुनर का विकास कर रहा था, जैसे कि वह सच्चे मायनों में इंसान बन सके।
हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदान से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर एक जगह इंसान ही इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने गांव और शहरों का निर्माण किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने पढ़ना लिखना शुरू किया और विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में आगे जाने के लिए ऊर्जा और तकनीकी मिले। और यह हमारा समय है। आज हम पूरी तरह से विकसित हैं। अब हमारे जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। हमने लाखों अरबों करोड़ों साल बाद ऐसी शरीर पाई है। आज हम लोग जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन बस अभी तो यह शुरुआत है। हम लोगों को अभी और भी आगे जाना है। आज हम लोगों ने चंद्रमा पर भी अपना पहला कदम रख लिया है और मंगल ग्रह पर जाने का विचार है। तो दोस्तों, कैसा था यह सफ़र? आई होप आप लोगों को यह सफ़र बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए अपने चैनल बिल्ड अर्थ फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।